भी हम ज्योतिष की तरफ जाते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव होता है कि हम ये जान सकें कि हमारे फ्यूचर में अब हमारे साथ क्या होने वाला है, और जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है या कैसा चल रहा है। यही सारे सवाल होते हैं जब हम ज्योतिष सीखने के लिए सोचते हैं या किसी ज्योतिष के बारे में सोचते हैं। मैं श्वेता ओबराय, मैं दिल्ली से हूँ और मैं लास्ट 2004 से ज्योतिष कर रही हूँ। जिस समय मैंने सीखा उस समय कोई एप्लीकेशंस नहीं थे, फिर भी हमें सीखने की शौक थे। तो हमें सिखाने के लिए एक ही तरीका था कि हम पंचांग से पढ़ें, क्योंकि जो मुहूर्त शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो मुहूर्त शास्त्र पर बेस है। अगर आपको गोचर का नहीं पता कि आज गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, शनि का गोचर कहाँ हो रहा है, तो आप कुंडली कैसे बनाएंगे? और कुंडली बनाने के लिए, कुंडली देखने के लिए आपको कैसे योग निकालेंगे, कैसे तिथि निकालेंगे, उन सब के लिए हमें पंचांग की बड़ी जरूरत हो। तो जिस समय हमने सीखा उस समय हमने पंचांग से ही पढ़ाई की। इसीलिए हमें 6 महीने तो सिर्फ पंचांग को समझने में लगे, उसकी गणना सीखने में लगे। फिर अब आपका दौर है, यहाँ पर आपके दौर में एप्लीकेशंस है, झट से सब कुछ हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस समय हम कर रहे थे हमें मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखने पड़ते थे, आजकल तो लोग रील डाल देते हैं, ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, शनि आ गया, मंगल आ गया। अब बताओ, कभी कोई चंद्रमा आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया नहीं बोलता। सारा ज्योतिष जो है ना, वैसे देखा जाए तो भय का व्यापार है। अगर चुभे ना लोगों को, तो सच ये है कि सारे ज्योतिष जिस शनि का भय दिखाते हैं उसी से भय से खाते हैं। जबकि शनि से डरना नहीं चाहिए। जब आपने अच्छा कर्म किया फिर आपको डर किस बात का? डर इसलिए क्योंकि मन में चोर है, क्योंकि कुछ 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 तो सबने किया है। जिस समय हम पढ़ रहे थे हमारे पास माध्यम थी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। तो मैंने भी आर्टिकल लिखा है, ये 2015 में लिखा था। उस समय तक भी कोई एप्लीकेशन नहीं आया था जो ऐप आप फटाफट सॉफ्टवेयर डालते हैं। उस समय ये लियो पाम आया था, अगर आप देख पा रहे हैं, ये लियो पाम। और ये उस समय 20,000 12,000 तक के चल रहे थे। आज के टाइम में तो सब कुछ फ्री है, आप जब मर्जी कोई भी एप्लीकेशन डालो, एक को डालो दूसरा निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जिस समय हमने पढ़ा हमें एक डिफिकल्टीज आई, लेकिन आजकल सब इजी है तो हम इजी वे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक। मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट में डाला था पंचांग से सीखने के लिए, तो सबने बोला कि जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है तो हम पंचांग से क्यों सीखें? भाई पंचांग के बिना तो बात ही नहीं बन सकती, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी चलिए हम शुरू करते हैं अपना ज्योतिष का सफर। जब भी हम कुंडली बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पर, तो सबसे पहले यही आता है, एक बॉक्स। ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स 12 हाउसेज हैं इसके अंदर। हर एक हाउस का कोई मतलब है। ये 12 ही क्यों है? क्योंकि ये हमारे सूर्य देव हैं, तो ये पृथ्वी है, ये बाकी के ग्रह हैं। सूर्य सूर्य के चक्कर काटती हुई पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर काटता हुआ चंद्रमा, इसी के 12 भागों को किया गया है। ये 360 डिग्री है, इसी को 12 भागों में बांटा, सबको 30 डिग्री मिली। ये 30 डिग्री ही सब भावों में मिली हुई है कि सबको 30-30 डिग्री मिली है। 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक। तो ये 12, हर हाउस कुछ कहता है, हर हाउस हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ है इसको हम समझेंगे। जुड़ा यूं है कि जब हम जन्म लेते हैं, जब मेरा जन्म हुआ, मेरी कुंडली तो वहीं से शुरू हुई, मेरी दुनिया तो वहीं से शुरू हुई। दुनिया हजारों साल से चल रही है, लेकिन मेरे लिए दुनिया उस दिन शुरू हुई जिस दिन मुझे माँ के गर्भ से निकालकर उसकी नाल से अलग किया गया। कभी भी एक शरीर में दो आत्माएं नहीं होती। जब
बच्चा पहली बार रोता है या सांस लेता है या जब उसकी नाल काटी जाती है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मेरा इसमें अपना कोई दिमाग नहीं है क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो सबसे पहले आत्मा आई, फर्स्ट हाउस से इसकी शुरुआत हुई। ये हम हाउस की बात कर रहे हैं, यहाँ राशि नहीं है। जब आत्मा ने प्रवेश किया तो उसका अस्तित्व दुनिया में आया। आत्मा, स्वयं, मैं, लगन, फर्स्ट हाउस को कहते हैं। जब मैं आया तो मुझे एक परिवार मिला। तो सेकंड हाउस जो है वो परिवार है। भगवान ने कुछ धन भी मेरे हाथ में देकर भेजा, मुझे वाणी दी तो मैंने रुदन किया, मैं रोया। तो सेकंड हाउस वाणी भी है। थर्ड हाउस है पराक्रम। पराक्रम, मैंने हाथ पैर मारने शुरू किए। मेरे जो छोटा सा हिस्सा था जहां मैं गोल मटोल घूम रहा था, वो एरिया थोड़ा सा बढ़ गया। ये अचानक से कैसे हो गया? तो मैंने पराक्रम किया, मैंने रोना रोया। फिर छोट थर्ड हाउस से क्या क्या देखते हैं। ये फर्स्ट हाउस चेहरा भी है कि मेरा चेहरा कैसा हो। सेकंड हाउस मेरी नेक है, मेरी गर्दन का हिस्सा। मेरी वाणी, मेरी जीभ और गर्दन इसी में आती है, मतलब मुख से गर्दन तक। फिर थर्ड हाउस जो है वो शोल्डर भी है और हैंड्स भी है। फिर ये छोटे बहन भाइयों का भी हाउस है। छोटे भाई, बहन, ठीक, छोटी यात्रा भी इसी से देखते हैं। फोर्थ हाउस, जब मैं रोया तो सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तो माँ और माँ का सुख मैंने अनुभव किया। जब माँ का सुख मैंने अनुभव किया तो मुझे वही हार्ट बीट फिर से सुनाई दी। मुझे फिर से दिल से लगा कि मैंने कंफर्ट जोन फील किया। हाँ, मैं 9 महीने यहीं था, इसी धड़कन के साथ था। तो मैंने उसे पहचाना। तो माँ जो है वो सुख का भाव है कि मेरे जीवन में सुख को मैंने अनुभूत किया। 10th तक की पढ़ाई यहीं पे आती है। कैस्टेरिया यहीं पे आता है। ये मेरा हृदय भाव है, दिल, ठीक है। तो ये मेरा हार्ड कोर फीलिंग्स है, फोर्थ हाउस। पांचवा घर है 12th की पढ़ाई का डिसीजन लेने का। ये है लव, ये है पिछले जन्म के किए कर्म। ये है टमी एरिया, अपर टमी, इसे कहेंगे अपर टमी। ये लव भी है, ये पिछले जन्म के कर्म भी हैं। आपका प्रेमी आपके पिछले जन्म से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 12th हाउस, 12th तक की पढ़ाई भी इसी में देखी हमने। नाभि से ऊपर का हिस्सा भी हमें इसी से देखना है। अब जब हम इससे देख रहे थे फिर हमने देखा छठा घर। छठा घर जो है, जब इंसान आता है जीवन में तो उसको कहीं ना कहीं रोग भी लगते हैं। कुछ वो ऋण भी लेता है, कुछ ऋण उसके पहले से ही होते हैं, पितृ ऋण जिसे कहते हैं। कुछ दुश्मन भी उसके बन जाते हैं जब वो 10वीं में आएगा, 12वीं में आएगा, तो कोई ना कोई तो जेलसी करने वाला होगा ही, ठीक है। कईयों के पैदा होने से पहले उनके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है महात्मा बुद्ध। वो दुनिया में आए उसी समय उनकी जो चाची थी उनको जेलसी हो गई कि भाई ये प्रेग्नेंट क्यों हो गई। तो वो गर्भ में ही थे जब उसने उसको विष देने की कोशिश की। तो छठा घर दुश्मन है, छठा घर स्टेप मदर भी है। अब छठा घर जो है वो लोअर टमी है। अगर ये गड़बड़ा जाए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। कैसे? आप सुबह सुबह फ्रेश नहीं हुए तो आप कहोगे यार पूरा दिन खराब गया। अगर आपको लूज मोशन लग गए तो भी, अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो भी, दोनों का ही इससे संबंध है। अब यहां पर रोग, ऋण, शत्रु आ गए, दुश्मन, लोअर टमी भी आ गया, ठीक है। हालांकि इससे मामा भी देखा जाता है, ठीक। फिर 7th हाउस, 7th हाउस पब्लिक रिलेशन है।
कि आप पब्लिक में कैसे जाने जाते हैं। सेवंथ हाउस आपका लाइफ पार्टनर है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके जीवन साथी के व्यवहार से लोग आपको जानेंगे, ये सब सेवंथ हाउस से देखा जाता है। ये आपका प्राइवेट पार्ट भी है। ठीक। एट्थ हाउस ससुराल है, ये शमशान भी है। ये आपकी पैतृक संपत्ति भी है, जो आपको बिना मेहनत के मिलती है। अब जरूरी नहीं है कि सभी के माँ बाप पैतृक संपत्ति छोड़कर जाएं। हो सकता है कुछ लोग आपके लिए कर्जा छोड़ जाएं। हो सकता है कोई पैतृक बीमारी हो, पिता को थी, पुत्र में आई, बेटी में आई। अब जब हम संपत्ति के अधिकारी हैं तो उनकी विपत्ति के भी कारक हैं, हमें ही मिलेगी। पिताजी ने लोन लिया, आपको चुकाना पड़ गया, अगर ये अष्टम हाउस आपका पिटा हुआ है। नाइन्थ हाउस धर्म का है, भाग्य का है, हायर स्टडीज का है। नाइन्थ हाउस आपकी ज्योतिष का भी है, ये साली का भी हाउस है अगर रिश्तों में देखें तो, और ये देवर भी है। जिन लोगों की अपने देवर से नहीं ना बनती, उनका कभी भाग्य उदय भी नहीं होता। वो उनके भाग्य भाव से है। अगर आपका देवर आपसे नहीं बना रहा, तो इट्स मीन कहीं ना कहीं आपका भाग्य धुलित है, या आपके भाग्य में कहीं कोई कमी त्रुटि है, तो उसको ठीक करो। तो देवर, फिर साली भी इसी से देखेंगे, यानी जीवन साथी का छोटा भाई या बहन। संजय जी, आपके सभी सवालों के जवाब एंड में दिए जाएंगे, आप अपने सवाल लिख कर रखिए। जिसके भी सवाल हो वो लिख के रखिए, अभी हैंड और राइज मत कीजिए, क्योंकि मैं जो एक लय में हूं वो बीच में टूटेगी फिर। तो नाइन्थ हाउस जो भाग्य, जो धर्म, जो हायर स्टडी का है, या विदेश की यात्रा का है, विदेश में पढ़ाई का भी कारक है। अब टेंथ हाउस माता के सामने पिताजी, ये कर्म भाव भी, स्थान भी है। ये आपकी पहचान भी है। पहचान, आप किस नाम से, किसके बेटे, किसके पोते के नाम से जाने जाते हैं, ये भी इससे देखा जाएगा। ठीक। पिता, अच्छा अब जब शमशान आया तो ये एनल पार्ट है, एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपकी थाइस है, ये आपकी अपर लेग्स हैं, फिर ये लोअर लेग्स हैं। ठीक। अपर लिब और ये लोअर लिब। इलेवेंथ हाउस आपकी इच्छा का हाउस है, लाभ का हाउस है। इच्छा कभी कभी बिल्कुल टाइम पे पूरी हो जाती है, कभी कभी इच्छा पूरी नहीं होती। कभी कभी भाई एकदम पहाड़ की तरह साथ खड़ा होता है, कुछ भाई दुश्मन भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे संबंध हमारी कुंडली के कारण ही बनते और बिगड़ते हैं। अगर आपका बड़ा भाई आपसे बात नहीं करता या आपको पूछता नहीं, या उसके साथ संबंध खराब है, तो कुंडली में आपके भी 11वां हाउस पिटा हुआ ही है, आप उससे दुश्मनी करके और खराब कर लेंगे। तो इलेवेंथ हाउस जो है वो बड़ी उम्र के मित्र भी हैं। ठीक। कि बड़ी उम्र के मित्र कैसे होंगे। ट्वेल्थ हाउस विदेश है। पहले पहले विदेश जाने का मतलब है कि काम धंधा यहाँ नहीं था इसलिए जाना पड़ा, पैसा कमाने जाना पड़ा, सजा हो गई तो जेल जाना पड़ गया। तो परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, और ऐसी जगह जहां आप रहना नहीं चाहते पर आपको मजबूरी में रहना पड़ेगा, ये आपके कर्म डिसाइड कर रही है। विदेश, फिर जेल, और फिर और क्या देखेंगे इससे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी कोई रहना नहीं चाहता, एनजीओ में भी कोई रहना नहीं चाहता। ठीक है, हालांकि विदेश जाना आजकल ट्रेंड है। ठीक है। ये फीट है हमारे, ठीक, पैर। और यहाँ पर हम मेडिटेशन भी देखते हैं, सबसे कट के आप एक साइड में होके मेडिटेशन करते हैं वो। तो यहाँ पर ये आ गया।
तो ये हाउसेस हैं। हालांकि एक हाउस से 120 से लेके 150 आइटमें देखी जाती हैं। मैंने यहाँ पे अभी आपको चार चार पांच पांच ही बताई हैं, क्योंकि ये डेमो क्लास है। यहाँ पर अगर मैं सब कुछ ऐड ऑन करूंगी आपको समझ में नहीं आएगा, और चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हम अपने समय को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा एक जातक के आने की पूरे जीवन की जर्नी। मैं पैदा हुआ, मुझे परिवार मिला, मुझे बहन भाई मिले, मुझे माँ मिली, मैंने प्रेम किया, मेरे कुछ दुश्मन भी बने, फिर मेरी शादी हुई, मुझे ससुराल मिला, मैं विदेश गया या मैंने धर्म निभाया, मैंने अपना काम किया या पिता का काम किया, मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ मैंने खर्चा किया। क्या 12वां घर जो है वो खर्चा है। क्या मैंने खर्च किया, क्या मैंने पाया, क्या मैंने सेव किया। तो ये एक जीवनी है जिसका हमने आपको सिर्फ डेमो किया। अब आते हैं हम मेन पे। मेन में ये है, एक मिनट जी। हेलो। जी बोलिए। सर मैं तो अभी बात नहीं कर पाऊंगी, मेरी क्लास चल रही है अभी। मैं आपसे कल बात कर लेती हूँ, नहीं तो आप विधि को बता दो, मैं उससे पूछ लूंगी क्या बात है। ठीक है ना। ठीक है। सॉरी। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह, हर ग्रह की 2 राशियां। ठीक। अब हम उन राशियों पर आते हैं। हर ग्रह को 2 राशियां मिली हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है। ठीक। मंगल जो है वो ऊर्जा एनर्जी का कारक है, ये मेंढा है। मेष राशि का स्वामी मंगल, और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। दोनों का स्वामी मंगल है। अब ये मंगल जो है दोनों में अलग अलग फ्लेयर देता है। मेष राशि का मंगल सामने से बात करेगा, हाँ मेरे से बात कर, मैं बैठा हूं। वृश्चिक राशि वाला कभी सामने से नहीं लड़ेगा, वो पीठ पीछे वार करेगा, डंक भी उसकी पूंछ में ही। उसका काम है सामने से सुलह करना, लेकिन पीठ पीछे जब मौका मिलेगा वो डंक मारेगा ही मारेगा। तो जहां मेष राशि वाले सामने से बात करते हैं, वृश्चिक राशि वाले पीठ पीछे बात करते हैं। वो आपकी जानकारी सारी लेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। फिर आते हैं वृषभ राशि। बैल है, जिसका स्वामी शुक्र है। बैल की प्रवृत्ति है, आप उसके ऊपर एक बोरी रख दो चाहे 10, उसने बोलना ही नहीं। उसने कहना धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, रख दो भाई कोई बात नहीं। लेकिन तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है, और तुला का मतलब है 1 ग्राम भी इधर उधर हुआ तो मैं चीज कम या ज्यादा कर दूंगा। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, पर वो हिसाब बराबर करेगा। वृषभ राशि तुला राशि वाले के ऊपर एक बोरी क्या, एक दाना भी आपने रखा या उठाया तो उसने उसका हिसाब ले लेना है। लेकिन वृषभ लगन वाले, इमेजिन कीजिए उन लोगों को जो आपके जीवन में मिले होंगे, जिनको आपने कहा यार आज ये मेरा छोटा सा काम कर देगा, तूने आना है उधर से, कहेगा ठीक है मैं कर दूंगा। तुला राशि वाले को लगा हाँ मैं जाऊं उस तरह मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे क्या मिलेगा, 100 रुपए दे दियो मुझे, तभी मैं करूंगा। तो हिसाब लगा लिया उसने। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। 2 लड़के या लड़कियां या एक लड़का एक लड़की, 500 500 रुपए दोनों के पास है, आज मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, फिर घर जाएंगे। उनको कल की प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं। वही कन्या राशि का बुध, यहां पर आप उसको बोलो मेरे पास 2 टिकट है मूवी की, चलेगा मूवी देखने, वो कहेगा तेरे पास टिकट है, तेरे को कोई नहीं मिल रहा, मैं क्यों जाऊं, मेरा जो टाइम वेस्ट होगा उसको कौन देखेगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मिथुन राशि वाला जोड़ी में रहना पसंद करता है, वो तैयार हो जाएगा, कहेगा चलो मूवी देखने चलते हैं, मुफ्त में टिकट मिल रही, क्या दिक्कत है। कर्क राशि केकड़ा, चंद्रमा इसका स्वामी है। भावनाएं, फीलिंग, सेंटिमेंट्स बहुत ही ज्यादा है, जुबान है नहीं। सिंह राशि खाने के लिए ही उठता है, जिसका स्वामी है सूर्य, बड़ा पंचुअल है। अगर भूखा है तो शिकार करेगा, अदरवाइज सोएगा, कोई दिक्कत नहीं। धनु राशि का स्वामी गुरु है। आधा आदमी आधा घोड़ा, हाथ में तीर कमान, वेल फोकस्ड, अपने काम पे फोकस्ड है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि दाएं क्या है बाएं क्या है। अगर उसने सोच लिया मुझे मेडिकल करना है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, आप उसे इंजीनियर नहीं बना सकते, क्योंकि वो वेल फोकस्ड है। उसने सोच लिया, उसने डिसाइड कर लिया, उसने अपना लक्ष्य साध लिया है। मीन राशि का स्वामी भी गुरु है। आप देखेंगे दो फिशेस ऑपोजिट डायरेक्शन, वी आर इन सेम सिचुएशन बट डिफरेंट ओपिनियन। हो सकता है इस कमरे में बैठकर हम दोनों में से एक बोर हो रहा हो और दूसरा इंजॉय कर रहा हो। एक अपने अकेलेपन को भी इंजॉय कर लेगा, दूसरे के लिए वो बोरियत है। तो यहां पर जहां विचार नहीं मिल रहे, वहां पे उसका अपना एक इंडिविजुअल विचार है जिसपे वो फोकस है। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि, मगरमच्छ, पानी में भी और पृथ्वी पर भी दोनों में रह लेता है, स्लो है, डिसीजन स्लो लेता है, जल्दी नहीं है। धन में कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। सेवा भाव है, हाथ में मटका है, पानी है, गति को रिप्रेजेंट कर रहा है और वायु तत्व राशि है। तो ये जहां हर काम को फटाफट कर लेगा, मकर राशि वाला थोड़ा सा स्लो रहेगा। यहाँ एक्टिविटीज तो हैं बट अपने मूड से। तो ये है हर राशि का एक नेचर। अब आगे बढ़ते हैं। हर राशि का अपना एक तत्व है। जल राशि, 4, 8 और 12 नंबर राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन में ये जल तत्व है, वाटरी एलिमेंट है, संवेदनशील है, भावनात्मक है, त्रिश शक्ति बहुत है, मतलब सोचने समझने और विचारों की, प्रियजनों के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। अग्नि तत्व, 1, 5 और 9, ये अग्नि और फायरी एलिमेंट है, भावुक हैं, गतिशील हैं, मनमौजी हैं, इन्हें जल्दी ही गुस्सा आ जाता है और साहसी और ऊर्जावान और आदर्शवादी हैं। वायु तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ, वायु तत्व की राशि है। इस राशि में जातक बौद्धिक मिलनसार, विचारक और विश्लेषक है। वायु राशि में जातक को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक होता है। पृथ्वी तत्व, 2, 6 और 10, इस राशि के तत्वों की राशि जो है वो जमीन से जुड़े होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, बौद्धिक जीवन से लगाव होता है। हर राशि का एक स्वभाव ये भी है कि वो कुछ बहुत जल्दी भूल जाते हैं झगड़े को, कुछ लोग कभी भूलते नहीं। जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर हैं। चर मतलब मूवेबल। मूवेबल, आज झगड़ा हुआ, कल वो दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे उस झगड़े के बारे में दोबारा। स्थिर राशि वाले वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनसे झगड़ा हो जाए तो ये साल बाद, 10 साल बाद भी आपको सुना सकते हैं कि उस दिन उस घड़ी तुमने मुझे ये कहा था। आप कहोगे यार भूल जाओ अब तुम उस बात को, ठीक है। उसके बाद द्यू द्यू स्वभाव, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये डुअल है। डुअल का मतलब हुआ जो भूल भी सकते हैं और याद रखेंगे तो अच्छे से याद करवा भी देंगे। फिर आती है उच्च राशियां। हर ग्रह की अपनी एक उच्च नीच की राशि होती है। एक ग्रह जहां वो उच्च का है, नीच का है, अपने हिसाब से वो रिजल्ट देता है। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पे उच्च के हैं, तो तुला राशि में 10 डिग्री पे नीच के। वृषभ राशि में चंद्रमा 3 डिग्री पे उच्च का है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे नीच का। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पे उच्च का है, कन्या राशि में नीच का। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पे उच्च का है और बाकी की 15 डिग्री पे मीन राशि में नीच का। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पे उच्च का है और मकर राशि में 5 डिग्री का नीच का। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पे उच्च का है और कर्क राशि में नीच का। शनि तुला राशि में उच्च के हैं 20 डिग्री पे, मेष राशि में नीच के। तुला राशि, राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं, फिर भी उनको वृषभ राशि में उच्च का, वृश्चिक में नीच का, और केतु को वृश्चिक में उच्च का और वृषभ में नीच का कहा गया। ये तो है थ्योरी जो आपको हर जगह मिलेगी। लेकिन मैंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि वो क्यों उसी राशि में उसी डिग्री पे उच्च का हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो यहां पर हमने बिठाई है 12 राशि। ठीक। फर्स्ट राशि मेष है, सेकंड वृषभ है, थर्ड मिथुन है, कर्क,
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब आते हैं इन सब में कि मेष राशि में पंचम का लॉर्ड सूर्य उच्च का हो रहा है। जिस समय ज्योतिष बनी थी वो राजे महाराजों के लिए बनी थी। आम इंसान को ज्योतिष से क्या ही लेना देना है। बारिश कब होगी, कोई दुश्मन तो नहीं आ जाएगा, अकाल तो नहीं पड़ने वाला, इस तरह की जानकारी ज्योतिष में ऋषि मुनि उनको देते थे। सूर्य का मेष राशि में उच्च का होने का मतलब है कि मेरा पंचम हाउस संतान का हाउस है, तो प्रजा भी उनकी संतान है और उनका काम है अपनी प्रजा को एक अच्छा राजा देना। तो एक राजा तब अच्छा राजा माना जाता था जब वो प्रजा को एक भावी राजकुमार दे रहा है। इसीलिए पहले पहले ना राजे महाराजे अ, हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे संतान के लिए, जैसे राम जी के लिए करवाया गया। तो उनके पुत्र हुआ, राजा बहुत खुश हुआ, उसके लिए बड़ी बात थी। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अब तुला राशि में जिसका स्वामी शुक्र है, वहां पर सूर्य नीच के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा की कोई निजी जिंदगी नहीं होती, उसका जीवन अपनी प्रजा के लिए होता है, बेस्ट डिसीजन लेके लिए होता है कि वो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाए, उनकी रक्षा करे। उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो दो वचन ले और अपनी औलाद को भेज दे वन में। ये इसके पीछे की थ्योरी है। चलिए, इसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो रहा है। ऐसी स्त्री, यानी चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है, ठीक, ये माँ है, ये उच्च का हो रही है और ये परिवार का हाउस है। ये बता रहा है कि चंद्रमा जो परिवार के हाउस में उच्च का हो रहा है, वो ये बता रहा है कि जो दोनों परिवारों को मिलाकर चलती है वो स्त्री श्रेष्ठ है। इसीलिए चंद्रमा वृषभ राशि में परिवार के हाउस में उच्च की है। और जब वो अपने परिवार के बारे में पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर चंद्रमा नीच का हो जाता है। अब आते हैं गुरु पे। गुरु चौथे नंबर में उच्च के हो रहे हैं। माँ चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसे जानने की, उसे सीखना नहीं पड़ता कि बच्चे को कैसे संभालना है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, बच्चे को पालना कैसे करनी है। इसीलिए पहली गुरु जो है माँ है। दूसरा वो पहला जो जीवन को संवारता है, दूसरा जो जीवन को आकार देता है, वो गुरु है। गुरु 4 नंबर राशि में उच्च का हो रहा है माँ के हाउस में, कि गुरु भी एक माँ की तरह ही बच्चे के जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लाता है। अब घूम घूम कर ज्ञान नहीं दिया जाता, इसीलिए राजे महाराजों ने भी अपने बच्चों को बकायदा मुंडन करवा के कुटिया में भेजा कि जाओ गुरु के आश्रम में रहो, उनकी सेवा करो। ये नहीं कहा कि भाई मैं तो राजा का पुत्र हूं, तुम महल में आओ और मुझे पढ़ाओ, जैसे आजकल हम कर लेते हैं। तो इसीलिए गुरु जो है वो 4 नंबर राशि में उच्च का हो रहा है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, क्योंकि घूम घूम कर ज्ञान नहीं दिया जाता। नहीं, गुरु घूम घूम के ज्ञान ले सकते हो आप। अभी तक अगर किसी ने घूम कर ज्ञान दिया तो वो सूर्य देव थे, और जिन्होंने ज्ञान लिया वो हनुमान जी थे, क्योंकि वो रुक नहीं सकते थे और पवन पुत्र थे हनुमान। तो उन्होंने घूम कर ज्ञान लिया और उन्होंने घूम कर ज्ञान दिया, बस। तो गुरु बहुत जरूरी है। अब आते हैं मंगल पर। माँ को अपनी संतान बहुत प्रिय है, लेकिन तभी तक जब तक वो 18 या 20 साल के नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक तो वो बच्चा है, तो माँ उसको संभाल रही है, बना के रोटियां खिला रही है। अब जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा और वो काम धंधा नहीं करेगा तो माँ को भी चुभेगा, माँ भी लात मार देगी, चल बेटा भाग जा यहाँ से, काम कर, बहुत बड़ा हो गया, तू कर दिया तुझे बहुत बड़ा। तो इसीलिए चौथे घर में मंगल नीच का हो जाता है और मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है, और शनि की राशि में ये उच्च का हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि फतेह का झंडा हमेशा दुश्मन की हद में लगाया जाता है।
वही सेनापति श्रेष्ठ है जो जीत कर आ रहा है। इसलिए मंगल शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र पत्नी का कारक है, जीवन संगनी का कारक है। शुक्र छठे घर में शुक्र नीच का हो जाता है कन्या राशि में, और 12वें घर गुरु की राशि में शुक्र उच्च के हो रहे हैं। एक स्त्री जो रोगी हो वो एक स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकती। एक ऋणी और एक दुश्मनों से घिरी महिला किसी का घर क्या बसाएगी। इसीलिए पहले जब राजे महाराजे हार जाते थे या दुश्मन हद में आ जाते थे तो वो जौहर कर लेते थे। और शुक्र 12वें घर में यानी कि बेडरूम के भाव में उच्च का हो रहा है। तो वो बता रहा है कि बेडरूम बेडरूम जो है एक प्राइवेट प्लेस है जहां पर हस्बैंड वाइफ के अलावा तीसरे का कोई मतलब नहीं। आजकल तो खैर बात अलग है, आजकल लोग मॉडर्न हो गए, पहले कोई राजा रानी के कक्ष में नहीं जा सकता था। और देखिए खूबसूरती, यहाँ पर हम विष्णु लक्ष्मी जी को भी जोड़ते हैं कि ये मीन राशि पैरों में आती है, फिट में, और ये गुरु की राशि है। यहाँ पर शुक्र उच्च का हो रहा है तो वो बता रहा है कि माँ लक्ष्मी चंचला है, लेकिन जाके बैठती वो अपने पति के चरणों में ही है। यही उसकी खूबसूरती है, ग्रेटिट्यूड है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, ये खूबसूरती है। अब आते हैं बुध पर। बुध महाराज एक जिद्दी राजकुमार, अल्लड़ राजकुमार है, जो ये कहता है कि भाई मैं हाँ, अपनी ही राशि में उच्च का हो रहा हूँ। 5-10 मिनट वो फ्रेश व्रेश होने मिलेंगे फिर घूमना फिर। बुध कन्या राशि में ही उच्च का होता है, और मीन राशि में बुध जो है वो नीच का हो रहा है। क्योंकि बुध वाणी का कारक है। बोली हुई बात, सुनी हुई बात, आधी अधूरी बात, वो बात जिसका कोई तर्क नहीं, जिसका कोई नॉलेज नहीं, वो सब बुध में आता है। प्रैक्टिकली बातें हैं, मतलब ऐसी कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो बुध है। किसी ने कहा कि ये चीज ये वाली चाय पत्ती बहुत अच्छी है, उसने कहा हाँ अच्छी है, उसने पी, जब उसने पी उसको अच्छी नहीं लगी। जो अच्छी लगी वो उसका अनुभव है। अच्छा या बुरा लगना वो अनुभव है कि अच्छा था या नहीं। कोई किसी को कहे खाना खा के देखो, खाना खा के देख लिया, ठीक है, अच्छा लगेगा तो ठीक है बोलेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि नहीं बेकार है। तो एक्सपीरियंस किया। तो इसीलिए गुरु की राशि में बुध जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है। अब आते हैं राहु केतु पर, सॉरी शनि पर। शनि महाराज तुला राशि में उच्च के हो रहे हैं, और सूर्य जहां उच्च के हो रहे हैं वहां शनि महाराज नीच के हो रहे हैं। कोई राजा के लिए तीर खाएगा तो राजा उसको अपना मंत्री तो बनाएगा नहीं। आज कोई मोदी जी के लिए गोली खा ले तो मोदी जी उसको बीजेपी की टिकट तो दे नहीं देंगे। वो कहेंगे ठीक है बेटा खा ली, इसको कुछ दे दो, पेंशन दे दो, कुछ प्रमोशन दे दो, ज्यादा तो नहीं। इसलिए राजा से कभी भी उसे शाबाशी नहीं मिलती। यही कारण है कि राजा की जहां पे उच्च के हो रहे हैं वहां पर सेनापति नीच का हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन शुक्र जो पत्नी का कारक भी है वो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करती है, इसलिए वहां पर शनि महाराज उच्च की है। ठीक है, और ये पब्लिक रिलेशन का हाउस है तो पब्लिक में सेवा करना शनि का काम है। अब आते हैं राहु पे। राहु जो है वो हेड है, आंख है, नाक है, मुंह है, और खुराफाती दिमाग है। अब इसे धन का भी लोभ है, तो इसलिए वो सेकंड 2 नंबर राशि में उच्च का है। इसे घूमने फिरने यात्रा का शौक है, इसलिए भी यहाँ पर ये उच्च का हो जाता है। तो इन दोनों राशियों में राहु अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक। हालांकि सेकंड हाउस में जिसके राहु होता है उसके घर में दो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहने लगते हैं। अब केतु, अब बेचारा केतु जो है ना वो धड़ है। अब एक धड़ जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये सोच विचार नहीं सकता। अब सोचने विचारने की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती है, धर्म स्थान पे जहां आप सरेंडर करते हैं। शमशान में, वहां भी आप दिमाग नहीं लगाते।
वहां जाके भी लोग ये बोलते हैं दुनिया बस इतना, बस इतना सा ही समय है, कुछ कर लीजिए जीवन में। मैम, तो मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट आप कहने का मतलब ये है कि जब केतु, यानी कि जिस धर्म स्थान में हो, 9th हाउस में आ जाए, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, धर्म स्थान में जाके इंसान को दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड कर देना चाहिए। 8th हाउस में भी केतु को शमशान हाउस में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए ससुराल जाके भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वहां जैसे जो चल रहा हो उसी को छेड़ो, जब जब भी आप उसमें अपना दिमाग लगाओगे तभी वहां पे आएगा कल की आई बहू ने ये कर दिया। ठीक। तो ये मेरी अपनी थ्योरी, ये किसी बुक में नहीं आपको मिलेगा, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है कि राजे महाराजाओं के लिए जब ज्योतिष बनाई गई ऋषि मुनियों ने, तो इसके पीछे उन्होंने यही एक्सपीरियंस रखा होगा। तो ये प्लैनेट्स के ऊंच नीच के, ठीक है, तत्व हैं कि कैसे वो इस राशि में उच्च के हो रहे हैं और क्या क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। मैं सबके सवाल लूंगी, पहले मुझे एक बार पढ़ा लेने दीजिए, कम से कम एक तो चैप्टर मेरा पूरा हो जाए। ठीक है ना, अभी एक चैप्टर तो होने दीजिए। अब आते हैं, हर राशि का एक जेंडर होता है। कई बार आपके पास लोग आएंगे कि बेटा होगा या बेटी। वैसे तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं बताना चाहिए कि बेटा होगा या बेटी, क्योंकि भगवान ने ये पर्दा रखा है, हमारी कितनी औकात नहीं है कि हम किसी को ये बताएं। क्योंकि जब माँ भगवान ने नहीं बताया, जिसके पेट में है, तो हम बताने वाले कौन होते हैं। और जब हम बताते हैं तो दो नतीजे निकलेंगे। माँ के अपने बच्चों के प्रति, बच्चे के प्रति भाव बदल जाएगा। दूसरा, अगर उसके बाद 2-3 महीने ही हैं तो वो अबॉर्शन कराने चल पड़ेगी, जिसका दोष आपको लगेगा। तो कभी भी किसी भी स्त्री को बच्चे का जेंडर नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे गर्भ में ये है। पर कभी कभी किसी के 2-3 बेटियां हो चुकी हों और वो चांस लेना चाहता हो, वो पूछे कि मेरे 2 बेटियां हैं, मुझे तीसरा बच्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो आप उसकी दशा देखकर उसको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम के बीच में आप कर लीजिए, तो उस समय चांसेस हैं कि आपको आपका मनवांछित लिंग मिल जाएगा। तो हर इस राशि का एक लिंग है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये पुरुष है। और वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये स्त्रीलिंग है। ठीक। कैसे देखते हैं वो हम आपको कोर्स में बताएंगे। हर राशि का एक वर्ण है। जब आपका जन्म हुआ, जो राशि होगी वही आपका वर्ण चुनेगा। ठीक। कि नाम आपका किस तरीके से रखा जाए। अब आते हैं यहाँ, बहुत सारी मैगजीन्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने ये देखा होगा कि 21 मार्च से 20 अप्रैल का जन्म है तो मेष राशि है, 21 अप्रैल से 21 मई तक है तो वृषभ राशि है। अब इसको हम डिनाई करते हैं, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे वैदिक ज्योतिष से नहीं आया। मतलब पराशरी, जिसको वैदिक भी कहते हैं, पराशरी भी कहते हैं, ये इससे नहीं आया, ये तो वेस्टर्न है। और 21 और 20 को कोई भी खगोलीय घटना नहीं हो रही। खगोलीय घटना कुछ सोलर सिस्टम में चेंजेस आ रहे हों तो वो हम उसको पकड़े, इस पे तो कुछ नहीं आ रहा। और वेस्टर्न में उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका हम इसको क्यों नहीं मानते, उसकी जगह हम किस चीज को मानेंगे, वो हम अब आपको एक्सप्लेन करें। आप सबने डिफाइन करेंगे जी, देखिए। नहीं सबने नहीं नहीं नहीं। एक मनाई होगी मकर संक्रांति। रिकॉर्डेड है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग है। तो ये कल देख लेना। ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव है। मैडम इसमें ना बहुत देर से ना डिस्टरबेंस आ रही है, मतलब कि कईयों ने अनम्यूट कर रखा है, तो प्लीज आप बोल दीजिए कि अनम्यूट म्यूट रखे सभी। म्यूट रखिए भाई सब। एक होती है मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को मनाई जाती है, ये फिक्स है। इस दिन पंजाबी मनाते हैं लोहड़ी, और साउथ इंडियंस मनाते हैं पोंगल। ठीक। मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल याद रखना आसान है।
तो 14 तारीख को क्या होता है, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि, जो कि 14 फरवरी तक इसी राशि में रहते हैं। फिर 14 फरवरी से सूर्य महाराज कुंभ राशि में आ जाते हैं, 11 नंबर राशि में, जो 14 मार्च तक रहते हैं। फिर 14 मार्च को सूर्य महाराज आ जाते हैं मीन राशि में, 12 नंबर। फिर 14 अप्रैल तक ये यहीं रहते हैं। फिर 14 अप्रैल को सूर्य आ जाते हैं मेष राशि में, 1 नंबर राशि, जो 14 मई तक रहते हैं। 14 मई को सूर्य आते हैं वृषभ राशि में, जो कि 2 नंबर है, 14 जून तक रहते हैं। फिर 14 जून से वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि, 14 जुलाई तक। फिर 14 जुलाई से सूर्य महाराज रहते हैं कर्क राशि में, 4 नंबर, 14 अगस्त तक। फिर 14 अगस्त से रहते हैं सूर्य महाराज सिंह राशि में, 14 सितंबर तक। फिर 14 सितंबर से सूर्य महाराज रहते हैं कन्या राशि में, 14 अक्टूबर तक। फिर 14 अक्टूबर से रहते हैं सूर्य महाराज तुला राशि में, जो कि 14 नवंबर तक रहेंगे। फिर 14 नवंबर से सूर्य महाराज रहते हैं वृश्चिक राशि में, 8 नंबर, 14 दिसंबर तक। फिर 14 दिसंबर सूर्य महाराज रहते हैं धनु राशि में, 9 नंबर, 14 जनवरी तक। फिर 14 जनवरी से सेम। अब आप कहेंगे इसका हमें क्या लेना देना। तो भाई संक्रांति जो है वो सदियों से चली आ रही है, जिसको पंजाबी में संग्रांद कहते हैं। तो ये तो खगोलीय घटना हुई। आप कोंकण मंदिर में देखेंगे, उसमें भी पिलर बने हुए हैं। जब सूर्य की पहली रोशनी जिस पिलर पे पड़ती है वो उसी महीने का होता है। तो ये तो ऋषि मुनियों की खोज थी। अब हम आप कहेंगे कि इसका हमें लाभ क्या है। अब मान लीजिए किसी ने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है और सूर्य महाराज 1 नंबर राशि में बैठे हैं और यहां पर उनकी डिग्री 5 है। अब इस बंद जातक की, बाकी कोई प्लेनेट नहीं हम देख रहे, सिर्फ सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य को हमने देखा, सूर्य से हम डेट, महीना और टाइम निकालेंगे, सिर्फ सूर्य से। कैसे निकालेंगे कि सूर्य मेष राशि 1 नंबर राशि में दिखा रहे हैं, तो 1 नंबर राशि में आ रहे हैं 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। ठीक, तो हमें यह पता चल गया जातक का जन्म अप्रैल और मई के बीच में है। ठीक, हमने मंथ निकाल लिया, ये मंथ निकाला हमने। फिर सूर्य की डिग्री है 5। ठीक, 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करता है। 14 में अगर हम 5 को प्लस करेंगे, क्योंकि सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है, 30 दिन में 30 डिग्री पूरी करता है, यानी कि एक राशि को पूरा करता है। ठीक, आधी राशि इधर आधी उधर ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि में जब सूर्य आए तब अप्रैल से मई के बीच में आए। अब 5 डिग्री के हैं तो 14 में 5 करेंगे तो 19 डेट आई, क्योंकि महीना 28 का भी आता है, 30 का भी आता है, 31 का भी आता है। तो हो सकता है 19 नहीं 20 हो, पर डेट यही निकलेगी। तो हमने महीना निकाला, हमने डेट निकाली। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए पूर्व दिशा में सूर्य सुबह उगता है। ठीक, सूर्य का जो समय है वो सुबह आपकी सिटी के अकॉर्डिंग जो सनराइज का टाइम होगा वही रहेगा। और एक हाउस जो है 30 डिग्री, वो 1 घंटा 55 मिनट की है। कुछ राशियां छोटी भी हैं, बट हम 1 55 लेकर चलती हैं।
1 घंटा 55 मिनट में 30 डिग्री वो पूरा करता है। सूर्य जब सुबह आता है तो सूर्य पूर्व दिशा से आता है, हालांकि वो नॉर्थ ईस्ट से आता है, लेकिन यहाँ पर वो पूर्व दिशा में दिखाते हैं। अब 30 डिग्री चलने के लिए उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो 5:55 का समय यहाँ पर सनराइज का रहता है। 5:55 से 6:55, 7:55 तक सूर्य यही रहता है। तो अगर किसी का सूर्य लगन में है तो उसका बर्थ 5:55 से 7:55 के बीच में ही आएगा। कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, वो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ठीक। तो मान लीजिए किसी ने मुझे ये कुंडली दी, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम कुछ नहीं बताया तो मैंने मंथ निकाला, डेट निकाली और टाइम निकाल दिया। अब आप सबका जन्म तो ऐसा नहीं होगा ना कि सूर्य लगन में ही होगा, किसी का अलग दिशा में भी होगा। तो हम अलग दिशा का कैसे निकालेंगे? सूर्य 7:55 पे यहाँ पे है तो 9:55 तक यहीं रहेगा, फिर 9:55 से 11:55 तक यहीं रहेगा, और 11:55 से 1:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा, फिर 1:55 से 3:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा, फिर 3:55 से 5:55 तक फिर यही रहेगा, फिर 5:55 से 7:55 तक यही रहेगा, यहाँ पर 7:55 से 9:55 तक यहाँ रहेगा, फिर 9:55 से 11:55 तक यहाँ रहेगा, 11:55 से 1:55 तक यहीं रहेगा। आप अपनी कुंडली में अपने सूर्य को चेक कर लीजिए, आप बना लीजिए कुंडली सब अपनी अपनी, और 11:55 से, सॉरी 1:55 से 3:55 तक यहाँ रहेगा, और 3:55 से 5:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा। तो आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए कि इस तरीके से जब आप निकालते हैं तो आपको महीना, टाइम, डेट मिल रही है। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कोई सवाल हो तो अब पूछिएगा, जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में बताइए। मैडम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बोलिए मोना जी। मैं बोल रही थी कि जैसे आपने बोला ना कि ये सूर्य मेरा लग्न में है, तो मेरी कुंडली में मेरा सूर्य लग्न में ही है, हम्म। लेकिन मेरी टाइमिंग मेरे मम्मी के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग है, 4 बजे, 4:30, 4:30। तो वो आप कैसे अपनी हम? सिटी का आप अपनी सिटी का सनराइज चेक कीजिए, और उत्तरायण और दक्षिणायन में फर्क आता है, ठीक, अच्छा। लेकिन ऑलमोस्ट यही निकलेगा। तो आप चेक कीजिए, अगर उन्होंने टाइम नहीं बताया है तो लगन में अगर सूर्य है तो टाइम यही आएगा, इसी के बीच अच्छा। का। ठीक है, 5:55 का 5:30, 5:20 इस तरीके से टाइम हो सकता है। और अगर और नहीं बताया तो इस हिसाब हाँ, से मान लीजिए। ठीक है ना? और अगर सोचे कि मेरे पास किसी की ऐसी कुंडली आती कि उसमें मुझे उसका सूर्य ही नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे बिना कि सूर्य की सूर्य? कुंडली नहीं हो सकती बेटे, बिना सूर्य के कुंडली हो ही नहीं सकती। नहीं, कुंडली की गणना तो उसकी बताएगा। कुंडली का कुछ पता ही नहीं हो तो हम फिर तब कैसे निकालेंगे? अब जिसका पता ही नहीं है तो उसको फिर भगवान ही जाने, उसका तो काम प्रश्न कुंडली से होगा। चलिए, किसी ने बना के देखा है, किसी ने अपनी कुंडली में चेक किया है तो बताइए, ताकि फिर हम आगे बढ़े। ठीक है। मैम, मेरा सूर्य जो है देखो, कन्या राशि में बैठे वाला है। हम्म। 21 पॉइंट पे बैठे वाला है। अब देखिए, आपने कहा कन्या राशि में, तो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में जन्म है। करेक्ट मैम, अक्टूबर में है मेरा। हाँ, तो ये आ गया, हमने डेट, हमें मंथ पता चल गया। अब हम्म, आपने कहा 23 डिग्री, तो 14 में 23 को ऐड कीजिए। ये 14 क्या? में 23, हाँ, 14 में 23 ऐड कर देंगे तो 4 प्लस ये समझो, 23, 14, ये 43 हो गए ना मैम, 44। 43 हो गया ना, कोई बात नहीं। 43 30 का महीना होता है या 31 का, अक्टूबर का है तो 30 का महीना है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। तो आगे 13, यानी कि आपका 13 तारीख का, सॉरी, हाँ 13, ग्यारह अक्टूबर 13 अक्टूबर, हाँ तो आ गया 13 अक्टूबर। नहीं, मेरा 11 अक्टूबर है जन्म डेट। 11 है ना, तो फिर वो महीना है ना 30 29 का, तो आगे पीछे यस एक दो यस, डेट हो जाती है। करेक्ट करेक्ट मैम। ठीक है, चलिए, ये हम आपके क्लोज आ गए। अब आप बताइए सूर्य कौन सी हाउस में बैठा है?
सूर्य लग्न कुंडली में देखूं क्या? हाँ, लगन में सूर्य कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में? दूसरे घर में बैठे वाला है। दूसरे घर में, यानी सुबह सुबह का बर्थ है आपका 3:55 से यस, 4:55। 3:10 का है मैम। चलिए, जय माता दी। ठीक है, यस। इसी तरीके से आप टाइम। ये एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए प्रीति जी। मैम मेरा ना सूर्य ये धनु राशि में बैठा हुआ। हाँ, तो धनु राशि में आया ये आपका, सॉरी, ये धनु राशि में आया दिसंबर से जनवरी के बीच में। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो महीना निकल आया, डेट निकालिए, बताइए डिग्री कितनी है सूर्य की? मैम इसमें डिग्री तो नहीं लिखी। डिग्री आप निकालिए, डिग्री पता चल जाएगी आपको, एप्लीकेशन में डिग्री आ जाएगी। ठीक है ना? और सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ मैम। तीसरे घर में बैठा है, तो इसका मतलब सुबह सुबह का जन्म है, 3 से 4 बजे के करीब। हाँ जी 3 बजे का ही है। चलिए, जय माता दी। हाँ जी, जय संजय जी, आप माता दी। बताइए। ये संजय भाई के अंदर ये मैडम जी हैं, बताइए मैडम आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, रश्मि जी बोलिए। हेलो मैम, हाँ गुड जी, बोलिए। इवनिंग। मेरा ना केपी चार्ट में तो 7वें भाव में आता है सूर्य, और नॉर्मल वाले में 8वें भाव में। देखो, तो मैं केपी नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, मैं आपको अभी नहीं, वैदिक मैं ज्योतिष। आपको ये कह रही थी कि जो ये केपी होता है कहते हैं ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो नहीं, एक्यूरेट की बात नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ डिग्रीज है और कुछ नहीं है। आप हाउस बताइए, अपनी राशि बताइए, आपने जो बनाया, आपने देखा, ये आपको तो मिला वही चीज। ये तो ठीक निकला है मैम, बिल्कुल 5:07 का बर्थ है तो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये पंचांग का हिस्सा है। कैसे आप हाथ से गणना कर सकते हैं, कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए, कोई आपको बोले 2 और 2 5 होते हैं, आप मान लोगे। लेकिन जब आप जानते हो कि 2 और 2 5 हो ही नहीं सकते, वो 4 ही हैं, तो वो कैसे? कैलकुलेशन से। तो ये कैलकुलेशन है वेस्टर्न वाली, जो आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ते हैं। उसके पीछे कोई खगोलीय घटना नहीं है। हमारे वैदिक ज्योतिष में जो ऋषियों ने इतनी मेहनत की, शोध किया, वो यही इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको मैंने बताया। ठीक हाँ है, जी। ये एक मेथड है निकालने का। तो और मैम किसी को, केपी को नहीं कंसिडर करना चाहिए ना? देखिए, केपी एक्यूरेट है, वहां पर डिग्रीज बहुत माइनस में जाती हैं। उसको सीखना एक अलग मेथड है। पहले जिसको वैदिक आ गया उसको केपी आ जाएगा, लेकिन जिसको केपी आता है उसको वैदिक सीखने में टाइम लगेगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो खिचड़ी हो जाती है। तो पहले वैदिक कर लीजिए, फिर उसके बाद हाँ, केपी भी करिए। मैं तो बस सूर्य की प्लेसमेंट की बात कर रही थी कि सूर्य की अगर केपी चार्ट में अगर सूर्य 7th में आ रहा है तो फिर क्या माने, 7th में माने या 8th में माने? आप 7th में मान लो वैदिक आप। वैदिक में तो मैम 8th में आता है। तो फिर आप एक को मानो प्लीज, दोनों को मिक्स एंड मैच मत करो। वो चलित में क्यों आ रहा है, डिग्री में कहाँ जा रहा है, वो अलग मेथड है। अभी आप सिर्फ वैदिक पर रहिए, केपी को मिक्स मत कीजिए। मैम ठीक वो है। तो मैंने काफी टाइम से मैं माना ही हुआ है 8th में है, पर अभी हाँ, मैंने केपी का देखा ना तो उसमें 7th हाउस में आ रहा है, नहीं, क्योंकि केपी मेरा मत ना देखो, केपी को अष्टम मत का देखो। अष्टम सूर्य और शुक्र है। चलिए, तो कोई बात इसीलिए मैं कह रही थी कि 7th में आ जाए तो बेटर है ना। नहीं। जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते मैम। इसके हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। मैम मेरा ना मकर राशि में सूर्य लिखा हुआ है पत्री में, ग्यारह ठीक है। बज के 5 मिनट टाइम है। तो ठीक उस है, हिसाब से मेरा फिर कुंभ में जाना चाहिए था। कुंभ राशि में क्यों जाएगा? ओके, मकर राशि में सूर्य लिखा है मगर जन्म का समय 11:05 है, हाँ, तो मॉर्निंग। 11:05 यहाँ पे मैंने राशि नहीं चेंज की है, राशि वही रहेगी आपकी। जी। ठीक है ना? कुंभ राशि में, कुंभ राशि में ही रहेगा। हाँ जी, आदर्श जी बताइए। जी मैम, मैं ही बता रही थी मैम कि मेरा ये मकर राशि में है अच्छा, सूर्य। ठीक, ठीक, तो ठीक। टाइम क्या होगा मेरा? 11:05 टाइम मेरी मदर बताती है। हाँ, 11:05 ही है। ठीक अच्छा, है। अगर मैं नौ श्वेता पचपन के जी। हिसाब से देखती हूँ तो 11:55 पे तो कुंभ में ही रहा। अरे अरे बाप, हाँ गुदरी। आप मिक्स एंड मैच साफ कर कीजिए साफ कर साफ। हाँ जी, बताइए रघु रघु जी, राघव जी। जी श्वेता जी, मेरे कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में दिखा रहे हैं और 60 डिग्री 4 मिनट पे हैं। हाँ, तो देखिए, मार्च से अप्रैल के बीच में आपका जन्म है, 7 डिग्री है। तो 14 में हम 7 को ऐड करेंगे, तो क्या डेट आएगी आपकी? आपकी 11 तारीख, 21 तारीख है। ठीक है ना? तो 21 22 का बाईस जन्म। तारीख है। 22 तारीख मेरी डेट है, बट मेरा जो मंथ है वो मई है, ओके, जून है, सॉरी, जून कैसे है? 22 जून। 22 जून का है, तो सु, आपका वृषभ राशि का है। वृषभ राशि का है आपका।
नहीं, मुझे जो टाइम मेरे को बताया है उस टाइम के हिसाब से वृषभ राशि नहीं है, मेरी तुला राशि है। तुला राशि मतलब नहीं है, सूर्य की लग्न राशि। मेष है। मेष लग्न। मेष लग्न। नहीं नहीं, हम्म। आप सूर्य की राशि बताइए। सूर्य किस राशि में बैठा है? सूर्य तीसरे घर में बैठा है। सो सूर्य की जो राशि है मिथुन राशि है। हाँ, तो मिथुन राशि के हिसाब से जुलाई से ये जून से जुलाई के बीच में आपका जन्म आ रहा है। हाँ, 22 जून है मेरा। हाँ, तो 22 जून हो गया ना, 21 जून के निकला। ठीक है। और बताइए, और किसका है? संजय करके ये कौन है जो हैंड राइज कर रहे हेलो। हैं लेकिन हाँ जी, बताइए मैडम। मेरा सूर्य 5th हाउस में है। ठीक है। तो मेरा बर्थ टाइम है ना, 8 नंबर राशि में है। और आठ बर्थ नंबर टाइम राशि। 8 नंबर राशि यानी कि आपका अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर का बर्थ है, नवंबर से दिसंबर। दिसंबर दिसंबर, हाँ। हाँ, नवंबर से दिसंबर का जन्म हो गया 3 बजे, यानी कि 9:55 से 11:55 के बीच में रात को आपका जन्म हुआ है। रात ठीक को, है। हाँ। 10 साढ़े 10 मम्मी बोल रहे थे हाँ, कि 10 साढ़े 10। 10। हाँ, तो ये यहीं पे आ रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक है। सूर्य के साथ मैडम बुध एंड शनि बैठे हैं। वो तो साथ में ही बैठते हैं, वो हमेशा साथ में बैठते हैं। और किसी का क्या सवाल है? मैम मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सॉरी। बताइए। बोलिए बोलिए। मैम मेरा बोलिए। 3rd हाउस में 29 डिग्री पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं। कितने नंबर राशि में? मैम 3 नंबर पे बैठे हुए हैं 29 डिग्री में। हाँ, 29 पे 3 नंबर राशि में बैठे, तो जुलाई से जून से जुलाई के बीच में आपका जन्म है। और सूर्य यस मैम। 29 डिग्री पे बैठे हैं, तो 14 में अगर हम 29 को प्लस करेंगे तो ये 13-14 तारीख का बर्थ है आपका। 16 जुलाई है मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। 16 नहीं होना चाहिए था हाँ वैसे, मैम। पर ठीक है, इट्स ओके। कोई बात नहीं, 1-2 रन आगे पीछे चला जाता है। जी राघव जी बताइए। जी, हाँ राघव जी। मैम। मेरे हाँ इसमें मैम। जो अभी आपको बताया था मैंने, सूर्य मिथुन राशि में है, 60 डिग्री पे है। और मतलब तीसरे घर में है। तो अभी जो मेरा जन्म का समय है, डेट तो 22 जून दिखा रहा है। जो समय क्या दिखाता है, अपने आपने जो बताया उसके हिसाब से कब हो सकता है? आपने बताया, अर्ली आप बताइए, मॉर्निंग। आपका मेष लगन है। मेष लग्न है तो। हाँ, तो फिर ये 3:55 से 7:55 के ये सॉरी 1:55 से 3:55 के बीच में होगा। अर्ली मॉर्निंग। हाँ। 3:20। चलिए, ठीक है। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि कैसे आप टाइम, मंथ, महीना निकाल सकते हो। ठीक है। मंथ निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, डेट निकाल सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर करूंगी। बोलिए। जैसे मेरा सूर्य बैठा हुआ है 29 डिग्री में कर्क राशि में, लग्न में। हम्म। तो अभी इसको एक बार मेरे को मेरी टाइमिंग है मेरी मदर के हिसाब से 3:55 AM मॉर्निंग। हम्म। तो वो कैसे, फिर एक बार आप मुझे थोड़ा कैसे। देखो, वो तो जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे ना, फिर उसमें मैं अच्छे से निकाल दूंगी। यहाँ पे एक एक का लेना मुश्किल है, मेरे को ये सिर्फ एग्जाम्पल देना है आपको कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, वो तो पूरी कुंडली आपकी देखनी पड़ेगी तभी निकाल पाएंगे। मैम मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। क्या दीजिए? मेरा चौथे घर में है, सूर्य राहु के साथ, कर्क में। सूर्य है तो रात को 11:55 से तीसरा अपना मना 1:55 के बीच में जन्म होगा ना आपका। सुबह का जन्म है, आंखों नौ मोड़ू बज के दस खराब मिनट छा। हाँ, कितने बजे? बोलिए बोलिए। चलिए छोड़िए। सुबह 9:10 का। सुबह 9:10 का अगर जन्म है तो फिर आपका सूर्य 11वें घर में होना चाहिए। आप बता रहे अच्छा। हो चौथे घर में। हाँ, चौथे चौथे घर में है। चौथे घर में तो रात का जन्म होगा 11:55 से 1:55 के रात बीच। 9:10 का। नहीं, रात को 9 बजे भी तो नहीं हो सकता। नौ मंथ कौन सा बजे होना चाहिए? वो तो आप बताओगे ना, कौन से राशि में बैठा है आपका सूर्य। सूर्य जो राशि है ये कर्क में। हाँ, तो कर्क राशि में बैठा, ठीक है। कर्क राशि में है तो ये बैठेगा इसमें, 1 मिनट। हाँ, कर्क राशि में अगर है
तो ये आ गया जुलाई से हाँ अगस्त के बीच में। 22 जुलाई। हाँ तो 22 जुलाई हो गया ना, 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में। हाँ चलिए। तो मैम ये जो टाइम है ये रात का टाइम है क्या? नहीं, ये रात का है। हाँ, जो आपने 4 नंबर हाउस में बताया ना सूर्य, तो वो रात का है। चलिए। रात का हर टाइम है ग्रह ये। की, चलिए अब अच्छा छोड़िए। ठीक। हर ग्रह की 2 ठीक है राशियां हैं, मैम, हम थैंक बता चुके हैं। कैसे वो वर्क करती हैं वो भी हम बता यू। चुके हैं। चलिए आपका ये। फर्स्ट हाउस जो है वो लगन कहलाता है, और जहां चंद्रमा बैठता है उसको राशि कहते हैं। अब लगन और राशि में दोनों में फर्क है। लगन के अंदर जो राशि आती है वो आपका लग्न राशि है। चंद्रमा के साथ जो राशि आती है वो आपकी चंद्र राशि है। लग्न जो है वो आत्मा है, यानी मैं स्वयं कैसा हूं। चंद्रमा बताएगा कि मेरा मन कैसा है। लगन कि मैं, मेरी हैबिट्स कैसी हैं। लेकिन चंद्रमा बताता है कि मेरे हार्ट कोड फीलिंग्स किस चीज के साथ जुड़ी हैं, क्या मैं चाहता हूँ, क्या चीजें मेरे को चाहिए। ठीक। तो इस तरह की चीजें हम राशि से देखते हैं। ठीक। अब आते हैं हर राशि का। देखिए प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। अब बौद्धिक और मानसिक, कुछ बहुत मेहनत करती हैं, कुछ को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेष, तुला, कुंभ, मीन, कन्या, इनको सहज प्राप्ति है। वृषभ, वृश्चिक, धनु, मकर और मिथुन वालों को अपने जीवन में थोड़ा सा परेशान होकर चीजें मिलती हैं। अब आते हैं दृष्टियों पे। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, जहां पर वो बैठता है वहीं से काउंट करेंगे। तो सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा अपने से 7वें को देखते हैं। जहां पर भी ये बैठेंगे ये अपने से, आज सभी प्लेनेट अपने से 7वीं राशि को देखते हैं। लेकिन राहु, केतु, सूर्य, सॉरी, मंगल, शनि और गुरु, इनको एक्स्ट्रा राशियां मिली हैं। जैसे शनि अपने से तीसरे, अपने से 7वें, अपने से 10वें को देखता है। गुरु अपने से 5वें, 7वें और 9वें को देखता है। मंगल अपने से चौथे, 7वें और 8वें को देखता है। राहु, केतु शनि और मंगल की तरह ही काम करते हैं, शनि और गुरु की तरह। तो इसलिए इनको भी 5, 7, 9 और 5, 4, 8 राशियां, दृष्टियां मिली हुई हैं। हालांकि कई जगह कहा गया है कि राहु केतु की दृष्टि ही नहीं है, केतु की दृष्टि ही नहीं है, बट कहीं कहीं इनको दृष्टि दी गई। अब आते हैं मूल त्रिकोण राशि। हर ग्रह की अपनी एक मूल त्रिकोण राशि होती है, जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल का मतलब है कि जहां वो खुश है। सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, शुक्र तुला राशि में, बुध कन्या राशि में, गुरु धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में। ये इनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं। ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पर। हर इंसान के जीवन का एक पर्पस है। भगवान ने उसको ऐसे ही नहीं भेजा है, हम यूं ही नहीं आए हैं। हमें कोई पर्पस, कोई काम कुछ देकर हमें भगवान ने भेजा है कि जाओ ये काम तुम करो। तो 4 राशियां हैं, उनको बांटा गया धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में। धर्म त्रिकोण का मतलब है 1, 5 और 9 नंबर जो राशियां हैं ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण का मतलब है जो धर्म का प्रचार करे, धर्म का साथ दे, जो अपने सभी कर्मों को करने से पहले 10 बार सोचे। तो वो जो लगन है वो हमें यही क्यों मिला, यही इसका जवाब है कि आपको धर्म त्रिकोण मिला है, आपको धर्म कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। अब अगर आपका प्लेनेट नीच का है तो आपको बुरे लोग मिलेंगे, अगर प्लेनेट उच्च का है तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीजें होंगी, अच्छी चीजों के साथ साथ अच्छे लोगों का आचरण भी आपको मिलेगा। अब आते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब है 2, 6 और 10। ये लोगों का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। ये कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ काम करने आए हैं, काम कर रहे हैं, पैसा मिलेगा, बात खत्म, हम पूजा पाठ क्यों करें। बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं नहीं मानता, आप कहोगे मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूँ चलो मेरे साथ, वो कहेगा नहीं मैं नहीं जाता, मुझे जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई उसको लगता है ऐसा कि उसके जीवन में काम से ही धन आएगा। तो ये का अर्थ त्रिकोण है।
अब आते हैं काम त्रिकोण। 3, 7 और 11, ये मौज मस्ती करने आए हैं। ये इनको सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पार्टनरशिपिंग या पार्टनर के थ्रू इनको अच्छा लाभ मिलता है, इसलिए ये लोग मौज मस्ती में सहजता से सब कुछ पा लेते हैं, इनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर आते हैं मोक्ष त्रिकोण। 4, 8 और 12 लेट गो करते हैं। कोई लड़ रहा था, किसी ने कुछ कह दिया तो वो लेट गो करते हैं। यार छोड़ना, छोड़, कह दिया तो कह दिया, मैं उसके कहने से हो गया। किसी ने गाली दे दी तो मैं क्या उसके कहने से कुत्ता हो गया। वो लेट गो करते हैं, वो ज्यादा लोगों के साथ अपने भावनाओं को जोड़ते नहीं है। फीलिंग सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन कहीं पे अगर दिल टूट जाए तो वहां पर रुकते नहीं है। वो वहां क्यों नहीं रुकते, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम रुकेंगे तो हम हमारी ग्रोथ को स्टक कर लेंगे। तो वो रुकते नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हो, चाहे वो कुछ सीख रहे हो, चाहे वो सिखा रहे हो। वो अपने रास्ते को बढ़ाते जाते हैं। जैसे पानी है ना, वो कहीं रुकता नहीं। कोई गंदा कर रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई गंद फेंक रहा है, वो रुकता नहीं है, वो चलता चला जाता है। यही उसकी खूबसूरती है कि उसने अपने आप को भाव गो विद फ्लो बना लिया है। तो ये एक मोक्ष का चैप्टर था हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब आप सब अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है हिंदू कैलेंडर। सभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब मैं अब कुछ करवाऊंगी तो मैं पूछूंगी तो फिर आपके पास जवाब होना चाहिए। तो अपने अपने मोबाइल में हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए। एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। ठीक है। जो लोगो है उस एप्लीकेशन का, वो स्वास्तिक है, स्वास्तिक बना हुआ है। जैसे सबके पास सेम बुक होगी तो मुझे पढ़ाना आसान रहेगा, उसी तरह सबके पास सेम एप्लीकेशन होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हिंदू कैलेंडर ऐप, हिंदू कैलेंडर।
डाल लिया आप सबने एप्लीकेशन हिंदू कैलेंडर? चलिए, अब आते हैं हम पंचांग पर। ये है सबसे ज्यादा जरूरी। पंचांग जो है वो 5 अंग हैं उसके, इसलिए पंचांग बोला गया, जिसमें तिथि, नक्षत्र, कर्ण, योग और वार, इन पांचों को के माध्यम से ग्रहों की चाल की गणना की जाती है कि कौन सा प्लेनेट इस समय कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। जैसे 7.5 शनि महाराज का गोचर इस समय मीन राशि में हो रहा है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो ये कैसे पता चला? ऑब्वियसली आपको पंचांग से पता चलेगा, वैसे तो नहीं पता चलेगा। तो अब पंचांग को हम समझते हैं। पंचांग में आती है पहले तिथि। तिथि क्या है? चंद्रमा की गणना की जाती है कि चंद्रमा किस तरफ है। जैसे कल, आज भी थोड़ी सी अमावस्या है, कल अमावस्या थी, 19 को अमावस्या थी। अमावस्या का मतलब है चंद्रमा 0। ठीक। अब अमावस्या के बाद आज प्रथमा लग गई है। चेक कीजिए, सब हिंदू कैलेंडर खोलिए। हिंदू कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे आज प्रथमा शुक्ल पक्ष लग चुकी है। आप इसके मेन में जाइए, इस तरीके से खुलेगा। फिर कुंडली में आइए, कुंडली का फर्स्ट जो खोलेंगे तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे स्लाइड करेंगे तो कुंडली आएगी। तो आपको स्लाइड नहीं करना, अभी अभी आपको यहीं रहना है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे। तो यहां पर आप देखेंगे प्रथमा लिखा गया है। प्रथमा का मतलब क्या है? प्रथम दिन, चंद्रमा। चंद्रमा प्रथम दिन तो आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वो 0 ही है। फिर चंद्रमा द्वितीय को थोड़ा सा दिखता है, बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा होता है, 2-3 घंटे के लिए नजर आता है। तो ये है प्रथमा, ये है द्वितीय, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर तृतीय, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर छठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नौमी, फिर 10वीं, फिर 11वीं, मतलब एकादशी यानी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, और फिर आएगी पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। पूर्णिमा को चांद हो गया पूरा। अब जब पूर्णिमा लगी तो क्या हुआ? चंद्रमा पूरा है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा फिर से घटना शुरू हो जाए, तो यहां पर चंद्रमा जो घटेगा वो एक तिथि, 2, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सातवीं, अष्टमी, नौमी, अब ये घट रहा है 10वीं, एकादशी, द्वादशी, और त्रयोदशी, और फिर चतुर्दशी, और फिर 15वीं यानी कि अमावस्या। अब जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, कहीं पर बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, घर लेते हैं, तो उन सब में हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। शुभ मुहूर्त में क्या देखा जाता है? चंद्रमा। जब अष्टमी आती है तो चंद्रमा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो पूर्णिमा तक स्ट्रांग रहता है। पूर्णिमा से अष्टमी तक चंद्रमा स्ट्रांग रहता है, जब वो पूरा ही रहता है। उसके बाद वो नीचे डाउन होता चला जाता है अमावस्या की ओर। तो अष्टमी से अष्टमी को चंद्रमा शुभ कहा गया है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो शुभ चंद्रमा में करना पसंद करेंगे। जैसे अभी चंद्रमा क्षीण है, कल द्वितीय आएगी, फिर चतुर्थी आएगी, तो अष्टमी के बाद चंद्रमा बढ़ेगा। तो जब चंद्रमा बढ़ेगा तो वो कहते हैं ना, चढ़ती कला, तो वो कहाँ? चंद्रमा की कलाओं से उसको जोड़ा गया है। जब पूर्णिमा के तरफ जाएगा तो चंद्रमा शुभ हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसके नक्षत्र भी काम करते हैं, वो अलग मेथड है। पर पहले हम समझे कि तिथि क्या है। यही तिथि है। 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष होते हैं, 15 दिन वो शुक्ल पक्ष होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, कृष्ण पक्ष जो अमावस्या की तरफ जा रहा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट,
अब आते हैं इसमें कर्ण पर। आप देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर जहां प्रथमा लिखा है उसके नीचे योग लिखा है, योग के ऑपोजिट कर्ण लिखा है, और किस्तुंगन लिखा है उसके आगे। तो किस्तुंगन ये जो है कर्ण, कितने कर्ण हैं? तिथि का आधा भाग कर्ण कहलाता है। चंद्रमा जब 6 अंश पूर्ण करता है तब एक कर्ण पूर्ण होता है। एक तिथि से दो तिथि दो एक से दो कर्ण, एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, एक मतलब शुरुआत में एक एंड में। कुल 11 कर्ण है। बाव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वर्णिज, विष्टि, शकुनी, चतुर्पाद, नाग और किस्तुंगन। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से उत्तरार्थ में शकुनी और अमावस्या के पूर्वार्थ में चतुर्पाद, अमावस्या के उत्तरार्थ में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पूर्वार्थ में किस्तुंगन कर्ण होता है। विष्टि कर्ण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये इसे स्थिर कर्ण यानी चतुर्पाद, शकुनी, किस्तुंगन, नाग, ये चर स्थिर कर्ण है। अब आप कहेंगे स्थिर और कर्ण का क्या मतलब है? चर का मतलब है मूवेबल। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आपको गाड़ी चलानी है, आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है, तो व्यवसाय आपको चलाना है, आपको उसे रोकना नहीं है। तो जब हम किसी चीज को मूवमेंट देना चाहते हैं तो हम कर्ण चूज करते हैं मूवेबल। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, तब हम लेंगे स्थिर, यानी स्थिर कर्ण। स्थिर कर्ण, यह है स्थिर कर्ण। समझ रहे हैं आप? तो ये जो स्थिर कर्ण है इसमें खरीदी जाती है संपत्ति, सोना, वो चीज जिसे आप स्थिरता से रखना चाहते हैं। शादियां भी की जाती हैं इसमें। लेकिन चर में मशीन खरीदी जाती है, इसमें आप गाड़ी खरीद सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुहूर्त का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो ये रहे कर्ण। अब आते हैं योग पर। योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 योग कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरी की अवस्था को योग कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा से 13/20 13.20 के अंतर पे आता है तो एक योग बनता है। तो जातक का जब जन्म होता है तब भी एक योग बनता है। आप देखेंगे कि अभी राइट नाउ अति गंड योग बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे यहां लिखा हुआ आ रहा है अति गंड योग। अब अति गंड योग का क्या मतलब है वो भी हम जानते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ उसी समय उसका किसी खास योग में जन्म हुआ जिसका प्रभाव उसके जीवन में हमेशा रहता है। तो विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड। आज है अतिगंड। इस योग में जन्म लेने वाले जातक माता को कष्ट देने वाले होते हैं। ये एक मूल योग में कुल घातक है। सुकर्ण, ठीक, अतिगंड, शूल, गंड, वृद्धि योग और ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्ष योग, वृज योग, व्यातिपाद योग, सिद्ध योग, वरयान योग, परिनिधि, शिव योग, सिद्ध, शोभन, साध्य, युक्त, ब्रह्म, इंद्र, वेधाति। ये 27 तरह के योग हैं जो हमारे जीवन में घूम कर हमें अच्छा बुरा प्रभाव देती है। ठीक है। आपका जन्म किस योग में हुआ आप इसी एप्लीकेशन पर अपनी डिटेल डालकर जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू? देखिए ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप जान सकते हैं नक्षत्र का पाया कौन सा है, आप जान सकते हैं आपका गण कौन सा है, आप जान सकते हैं आपका वर्ण कौन सा है, आप जान सकते हैं आपका नक्षत्र कौन सा है। जैसे आज अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र राधा जी का नक्षत्र है। जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है उसका जीवन में कोई एक प्रेम है जो अधूरा रह जाता है। ठीक। तो यहाँ पर ये आ रहे हैं नक्षत्र। फिर आते हैं वार। हर वार का एक दिन होता है, जैसे रविवार का सूर्य और सोमवार का चंद्र, मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, गुरु का गुरुवार, शनि का शनिवार। ये इस तरीके से वार
आते हैं। अब ये जो मैंने आपको करवाया, इसके अंदर अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, पूर्वा फाल्गुनी में जन्म होता है उनका। बाबू मैंने अभी नक्षत्र नहीं पढ़ा है, आप अपना पूर्व फाल्गुनी देखिए। पूर्व फाल्गुनी का नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। पूर्व फाल्गुनी है, उत्तर फाल्गुनी है, चेक कीजिए। पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी है ना, सूर्य होगा इसका। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। अच्छा। सुंदर होते हैं ऐसे लोग। ये तुम्हारा, ओके। हाँ हाँ। जरा अपनी शक्ल दिखाना। हाँ दिखाती हूँ मैम। हाँ तो सुंदर हो, शुक्र की नक्षत्र में जन्म हुआ आपका, बहुत बढ़िया। ओके। पर सर मैम, तकलीफ तो बहुत है लाइफ में। शुक्र वो इस एक्चुअली मेरा 6th हाउस में है। 6th हाउस में है शुक्र। हम्म। ओके। हम्म। तो चंद्र 2nd हाउस हेल्थ में इश्यूज, है। तो हेल्थ इश्यूज रहते हैं। आप मोटे नहीं हुए ना? नहीं। नहीं। मोटे होने की कभी बहुत नहीं। कोशिश करते हो। हाँ हाँ हाँ। कारण ये लेकिन। है कि आपका जो जन्म है वो शुक्र के नक्षत्र में हुआ है। शुक्र पतला सा रखता है, ओके। तो बाल आपको और प्रेस कर, चंद्र। बाल आपको नहीं, स्ट्रेट, एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, स्ट्रेट, नेचुरली स्ट्रेट है। तो फिर तो खुश हो जाओ। पर मनी ब्लॉकेजेस बहुत है मैडम। अच्छा, मनी ब्लॉकेजेस के लिए तो बहुत सारे उपाय रहते हैं अलग अलग। तो चंद्र 2nd हाउस में है। चंद्रमा 2nd हाउस में अच्छी बात है, पर पैसा जोड़ने में दिक्कत आती है, पैसा खर्च ये होता है। खर्च हो जाता है। ऐसा। ऐसा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम मेरा कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तभी आपका चेहरा गोल है, नहीं नहीं गाल मैम। आपके बने हुए हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, कृतिका नक्षत्र में है मेरा। हाँ, कृतिका नक्षत्र सूर्य का है ना, सूर्य का नक्षत्र हो तो गाल थोड़े भरे हुए होते हैं। हम्म। जी। और बताइए, और किसी को बताना है? किस किसने एप्लीकेशन डाल लिया है? देखिए, ये कोर्स का एक डेमो है। मैं कैसे पढ़ाऊंगी, क्या मेरी भाषा शैली रहेगी, कैसे मैं समझाऊंगी, इस चीज का ये डेमो है, सिर्फ डेमो। अगर आपको कोर्स करना है तो कोर्स इनरोल करने के लिए आप अपनी फीस पे कीजिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? फीस अभी मैंने 75% तक कम कर रखी है। पहले 50% चल रहा था, 30,000 का कोर्स था, अभी हमने 20 कर दिया है। अगर आपको करना है कोर्स तो अब कर लीजिए। ये कोर्स का दोबारा मैं 75% नहीं रखूंगी, कि जस्ट न्यू ईयर है तो इसलिए हमने रखा हुआ है। अदरवाइज इसका कोर्स का प्राइस 60,000 है, ये वापस वहीं पे आ जाए, ठीक है? तो अगर आप कोर्स एनरोल करना चाहते हैं, आप मेरी टीम से बात कीजिए, आपको पूरा वो गाइड करेंगे। कोर्स में हर कितने चीज, टाइम का कोर्स होता है मैडम? 3 महीने का कोर्स है। अच्छा। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर देते हैं। 3 महीने के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा। तो कोर्स एनरोल कीजिए। इसमें आपको प्रश्न कुंडली भी सिखाई जाएगी, हाथ से कैसे आप कुंडली बना सकते हैं, कैसे आपको ये, जैसे मैंने सूर्य का बताया, वो भी है। उसके अलावा एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है। एप्लीकेशन पे जितने ऑप्शंस हैं वो सारे आपको देखने सिखाए जाएंगे, कि इनका कैसे आपको देखना है, कैसे आपको प्रेडिक्शन करनी है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। इस कोर्स के अंदर हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली, सब कुछ रखा है। क्यों रखा है? इसीलिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए, आपको अलग अलग कोर्स करने नहीं जाना पड़े, ताकि आप अलग अलग कोर्सों से बचें, ठीक? कोर्स के साथ हमने श्री सूतकम की साधना भी रखी है। हालांकि लोग इसके 20-20, 21-21 हजार रुपए ले रहे हैं, 11-11 हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन हमने इसको फ्री रखा है। इसमें हम आपको अपने गुरुजी के साथ
मीटिंग करवाएंगे 1 to 1, जिसमें आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। श्री सूतकम की साधना की दीक्षा ले ली जाए तो फिर वो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो आपकी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने सवालों के अभी आपको एक क्विज दिया जाएगा, उनमें आप अपने सवालों के जवाब दीजिए, उसमें भी आपको ऑफर्स दिए जाएंगे। अब आपको आर्यन पूरा गाइड करेंगे, आप उसको आंसर करके अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स रहेगा, पीडीएफ्स रहेंगी, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। और बैचेस हम स्मॉल ही बनाते हैं, ज्यादा बड़े बड़े बैचेस हम नहीं बनाते। 12-15 स्टूडेंट तक हम रखते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आपके सवालों के जवाब हम दे सकें। ठीक है, और कुंडलियों पे जो हम प्रेडिक्शंस करवाते हैं वो भी हम आप ही की कुंडलियों पे करवाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कुंडली पे या शाहरुख खान की कुंडली पे एग्जाम्पल करवाऊंगी, क्योंकि जब हम आपकी कुंडलियों पे कराते हैं तो आपके जीवन में वो घटना घटी है, तो आप उसको एक्सपीरियंस और आप उसको रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ इसकी जिंदगी में ये हुआ, तो आपको क्या पता उसकी जिंदगी में हुआ है या नहीं। तो रिलेट करने के लिए आपकी कुंडलियां, कम से कम आप घर की 5-10 कुंडलियां रखें अपने साथ, उन्हीं के ऊपर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो सीख रहे हैं, जो प्रेडिक्शन करना सीख रहे हैं, वो आपके समझ में आ भी रही है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल कर लीजिए। ऑफर सिर्फ लिमिटेड है, ये सिर्फ इसी वीक के लिए है कि हमने 75% तक ऑफ कर रखा है, और इसमें ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी इसी तरीके से, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्विज है जिसको आप करके आप अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय माता दी। ठीक है, आर्यन अब आप देख लो। जय माता दी मैम। जय माता दी।